स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड वे में कोऑर्डिनेशन में पूछे जाने वाले सारे मेजर क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगा। इस वीडियो को गौर से सुनिएगा और साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेके नोट्स बनाते जाइएगा, ये आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। बच्चों, आज हमें क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के। इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था होमियोस्टैसिस एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, और ये 2 चैप्टर्स का डाटा था जो मैंने प्लांट्स का जो निकलता था, जो मैंने एक ही लेक्चर में आपको दे दिया। आज बेटे हम बात करेंगे हमारे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के ऊपर। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको ये पता होनी चाहिए कि हमारे पास इसमें जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको पहले तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो अपनी जो सेक्रीशंस होती हैं उनको ब्लड स्ट्रीम में भेज रहे होती हैं। ये देखिए हमारे पास जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड। ऊपर एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात कर लेते हैं। एंडोक्राइन वो होते हैं जो अपनी सेक्रीशन को किसी न किसी डक्ट के जरिए आउट ऑफ द बॉडी भेज रहे हो। मिसाल के तौर पर आप स्वेट ग्लैंड की बात कर लें, सलाइवरी ग्लैंड की बात कर लें, टीयर ग्लैंड की बात कर लें, इनकी सेक्रीशंस अल्टीमेटली आउट ऑफ द बॉडी जा रही। और उसके बाद हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ जाते हैं, और ये एंडोक्राइन वो होते हैं, एंडो का मतलब इनसाइड, एंडो का मतलब अंदर, एंडो का मतलब इनसाइड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं ये अपनी सेक्रीशंस को इनसाइड द ब्लड स्ट्रीम भेजने होते हैं। इनकी जो सेक्रीशंस की जो डेस्टिनेशन है वो ब्लड स्ट्रीम है, और ये डक्टलेस होते हैं, इनका कोई डक्ट नहीं होता, और ये जाकर बॉडी में जब रिलीज होते हैं किसी न किसी खास टारगेट ऑर्गन को जाकर ये हिट करते हैं। और जब ये इस खास टारगेट ऑर्गन को जाकर हिट करते हैं तो उसके बाद वहाँ पर ये कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट करवा रहे हैं। ये जो हार्मोन्स है ये फैट बेस्ड भी हो सकते हैं और प्रोटीन बेस्ड भी हो सकते हैं। और आप जानते हैं कि ये जब आते हैं और सेल मेम्ब्रेन को जाकर टच करते हैं, उसके बाद सीरीज ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करवा देते हैं, जिनके प्रोडक्ट सेल के अंदर भी मिल सकते हैं, सेल से बाहर भी मिल सकते हैं। और इन एग्जाम्पल में हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है, थायराइड ग्लैंड आ जाता है, एड्रिनल ग्लैंड आता है, जो कि ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमारे पास 3 ऐसे ऑर्गन्स हैं जो एट द टाइम एंडोक्राइन भी हैं और एक्सोक्राइन भी हैं। सबसे पहला हमारा पैनक्रियाज है। आप जरा नोट कीजिए कि पैनक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन के तौर पर क्या प्रोड्यूस करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, और एंडोक्राइन के तौर पर इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करता है। हमारे उसके बाद टेस्टिस आ जाते हैं और ओवरीज आ जाते हैं। टेस्टिस एक्सो के तौर पर स्पर्म प्रोड्यूस करता है, जो कि स्पर्म डक्ट के जरिए आउट ऑफ द बॉडी जाते हैं, और एंडो के लिए टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, जो कि इसको वो हमारे उसमें डाल देते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं। सेम इज द केस विद आर ओवरीज। और ये जो हमारी ओवरीज होती हैं ये क्या करती हैं कि ये भी 2 तरह की सेक्रीशंस प्रोड्यूस करती हैं। एक एग जिसको वो ओवी डक्ट के जरिए लेके जाती हैं, और दूसरा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन इनकी एंडोक्राइन सेक्रीशंस हैं। रीज़न ये है कि ये जो एंडोक्राइन सेक्रीशंस हैं क्या करती हैं, ये अल्लाह भला करे आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाती हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल को चलाती हैं और यूट्रस को प्रॉपर तरीके से एक फॉर्म में रखती हैं। अब ये तो बात हो गई बहुत जनरल, इसके ऊपर 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते होते हैं। अब हमने एक क्वेश्चन पढ़ना है जिसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम को। ये मैंने आपके सामने एक चार्ट खोल के रखा है जिसमें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को हम आपस में कंपेयर करते हैं।
सबसे पहले आपने इस पे देखना है कि कम्युनिकेशन क्या है। इस पे बड़े सवाल आते हैं, लेकिन वहाँ पर आके आपसे डिफरेंट तरह के सवालात इस बारे में पूछ सकता है। सबसे पहले तो आप बताएं इसका जो कम्युनिकेशन है, नर्वस का एक्शन पोटेंशियल जाता है और एंडोक्राइन का जो है वो हार्मोन जाते हैं। फिर आप बताओगे कि आपके पास जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उसका इलेक्ट्रिकल प्लस केमिकल है, लेकिन जो एंडोक्राइन का जो मोड है वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो नर्वस वाले हैं वो कहाँ से जाते हैं, न्यूरॉन्स के ज़रिए जाते हैं। और जो दूसरा है हमारे पास हार्मोन्स वाला, वो कहाँ से जाते हैं, वो ब्लड से जाते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें ट्रांसमिशन स्पीड भी एक डिफरेंस है। बच्चे आमतौर पर इसको बहुत ऑब्वियस पॉइंट समझ के मिस कर जाते हैं। फिर इफेक्ट्स हैं, नर्वस सिस्टम का इफेक्ट हमेशा बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा, बड़ा लोकलाइज्ड होगा, और जो आपका हार्मोनल है उसका इफेक्ट हमेशा लॉन्ग लिव्ड होता है एज कंपेयर टू एक्शन पोटेंशियल। उसके बाद रिसेप्टर लोकेशन, नर्वस के तो डेफिनेटली जो रिसेप्टर्स होते हैं ये कहाँ होते हैं, सेल सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर। और जो हमारे पास एंडोक्राइन है उनके सेल पे भी हो सकते हैं, उसकी सरफेस पे भी हो सकते हैं, सेल सरफेस पे। फिर एक क्वेश्चन के बारे में आपको बता दीजिए कि टाइप्स ऑफ एक्शन, कितनी टाइप्स के एक्शन होते हैं, और ये जो टाइप्स ऑफ एक्शन है इसमें किस किस चीज़ की इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट होती है। वॉलंटरी में क्या इन्वॉल्व होता है, ब्रेन भी होता है, विल भी होती है, और स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व होते हैं। फिर इनवॉलंटरी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है आपको ये बताना होगा। फिर आपको ये बताना होगा कि रिफ्लेक्स एक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। सो यू विल टेल, जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसके अंदर आपकी ना विल इन्वॉल्व होती है, ना एक्टिवली आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है। होती है तो सिर्फ एक चीज़ इन्वॉल्व होती है, और वो होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, जो कि डिसीजन लेती है। तो ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें वो आपसे टाइप्स ऑफ एक्शन के बारे में दरियाफ्त करता है। उसके बाद प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इसमें वो आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में पूछेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में आप बताइए, और इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में भी क्वेश्चन आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में बताइए कि स्टार्ट फिर डेंड्राइट्स, और डेंड्राइट्स कनेक्ट करते हैं साइटोप्लाज्मिक एक एरिया को, जिसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया और काफ़ी रफ जो है ना वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं। और ये बेसिकली उसकी सेल बॉडी होती है, जिसमें इवन न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। सो दिस इज अ सेल बॉडी इन विच न्यूक्लियस इज आल्सो प्रेजेंट। और उसके बाद वहाँ से ये जो आपका सेल है ये कंटिन्यू करता है, ग्रो करता है, एंड इट बिकम्स एन एक्सॉन। ये जो आप लंबी सारी येलो कलर का पार्ट देख रहे हैं, जिसपे आपको हॉट डॉग्स जैसे या सीख कबाब जैसे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, बेसिकली इसके बीचों बीच वी हैव एन एक्सॉन। और एक्सॉन के अंदर हमारा जो इम्पल्स है वो ट्रांसफर हो रही होती है, और उसके बाद इसको सराउंड कर रहा होता है आपका शवॉन सेल। और जब शवॉन सेल इसको सराउंड कर रहा है तो करता क्या है, बेसिकली जगह जगह पे नोड्स छोड़ देता है। ये नोड्स क्या होते हैं, ऐसी जगह होती है जहाँ पर इंसुलेशन नहीं होती। ये नोड्स है, ये ऐसी जगह जहाँ पर इंसुलेशन मौजूद है, और इंसुलेशन ना होने की वजह से यहाँ पर साल्टेटरी कंडक्शन होती है। साल्टेटरी कंडक्शन क्या होती है भी बताऊंगा, मगर पहले ये याद रख लें कि साल्टेटरी कंडक्शन जो है वो इम्पल्स की स्पीड को बहुत फास्ट कर देती है, बहुत ज़्यादा फास्ट कर देती है। और फिर एंड पर आप बताएंगे कि देयर इज अ सिनेप्टिक नॉब, देयर आर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स व्हिच आर कनेक्टेड टू सम अदर थिंग्स एज वेल। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको एक नर्व का सेक्शन दिखा रहा है, और आपको बता रहा है कि नर्व के अंदर कुछ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं
और कुछ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है जिनकी आपको थिक मेम्ब्रेन नजर आ रही है, दे आर माइलिनेटेड वंस, और जिनके नहीं है दे आर नॉन माइलिनेटेड। देखिए एक स्पाइरल किस्म का सेल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पूरे के पूरे न्यूरॉन को सराउंड करके बैठा होता है। अब इस पे वो आपसे सवाल पूछते हैं कि जो माइलिनेटिंग न्यूरॉन है इसके क्या एडवांटेजेस है और जो माइलिनेशन है इसका फ़ायदा क्या होता है। तो आप बताओगे कि नंबर 1 ये एक बहुत अच्छा इंसुलेटर है और इसमें से आयंस जो है वो पास नहीं कर सकते, पहला पॉइंट हो गया। फिर आप डीपोलराइजेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल का बताओगे कि वो सिर्फ नोड्स पर ही होती है, जो हमारा पोटेंशियल जनरेट होता है वो सिर्फ नोड्स पर ही जनरेट होता है। फिर आप सॉलिडेटरी कंडक्शन बताओ, कुछ जंपिंग के बारे में बताओ, और फिर आप ये बताएंगे कि माइलिन जो है वो कैसे प्रिवेंट करती है आयंस की लीकेज। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं कि माइलिनेटेड क्यों होते हैं न्यूरॉन्स, या माइलिनेटेड शीथ का या श्वान सेल का क्या रोल होता है प्ले करने के लिए। इसके बाद मेरे आप लोग जानते हैं कि आप अपने ओ लेवल में रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ चुके हैं और रिफ्लेक्स आर्क का क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क में कौन कौन सी 4-5 बातें बतानी जरूरी है। पहली चीज जो आप इसमें बताएंगे वो ये बताएंगे कि देयर इज सम स्टिमुलस। दूसरी चीज आप ये बताएंगे कि स्टिमुलस जो है वहां से कहाँ जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन में जाए। तो जो आपका रिफ्लेक्स आर्क है उसका पहला पार्ट है सेंसरी ऑर्गन, दूसरा पार्ट है सेंसरी न्यूरॉन, तीसरा पार्ट है इंटीग्रेशन सेंटर, और चौथा पार्ट है मोटर न्यूरॉन, और पांचवा पार्ट है मोटर एंड प्लेट। अब ये जो बात थी वो जो आप लोगों ने अपने ओ लेवल्स के अंदर डिस्कस की हुई है, ये एक सवाल है जो कि रेस्टिंग पोटेंशियल का क्वेश्चन है जो कि वो आपसे पूछते हैं। इसके पॉइंट ज़रा याद कर लीजिए अभी के अभी, ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाले। आप ये लिखिए नंबर 1 कि जब ये रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन होना होता है तो 3 सोडियम सेल से बाहर मूव करते हैं और 2 पोटेशियम अंदर मूव करते हैं। 3 सोडियम को बाहर भेजने का एक मार्क मिलेगा और 2 पोटेशियम को अंदर बताने का आपको मार्क मिलेगा। कैसे जाते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, ठीक है जी, और एनर्जी यूज करते हैं और अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहे होते हैं। फिर आपको बता रहा है कि पोटेशियम मूव आउट करते हैं and sodium move in by facilitated diffusion and membrane more permeable to potassium, so potassium moves out, the sodium inside of the cell membrane becomes more negative than outside because ज्यादा पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज बाहर है और कम पॉजिटिव चार्ज अंदर है, सो अंदर वाला पार्ट ज्यादा नेगेटिव हो जाता है और बाहर वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाता है। सो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, वो पोलराइज हो जाती है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो कितना होता है। The resting potential is in between -60 to -70 millivolts.
-60 to -70 मिलीवोल्ट। सो ये रेस्टिंग पोटेंशियल है जो कि मेंटेन होता है। उसके बाद हमें बात करनी होगी एक्शन पोटेंशियल। ये देखिए, अब एक्शन पोटेंशियल क्या है। सबसे पहले वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स ओपन करते हैं और सोडियम एक्सॉन में दाखिल होता है। उसके बाद एज अ रिजल्ट इनसाइड बिकम्स लेस नेगेटिव और बिकम्स पॉजिटिव। उस खास रीजन में, उस खास जगह पर इनसाइड बिकम्स लेस नेगेटिव या पॉजिटिव और डीपोलराइजेशन हो जाती है। अब जब सोडियम चैनल्स क्लोज होते हैं एंड पोटेशियम चैनल्स ओपन, पोटेशियम मूव्स आउट एंड इनसाइड बिकम्स नेगेटिव अगेन। दोबारा से फौरन रीपोलराइजेशन भी होती है। एंड माइलिन इंसुलेशन एंड एक्शन पोटेंशियल अकर्स एट नोड्स ऑफ रेनवियर ओनली। ये जो नोड्स ऑफ रेनवियर है, यहाँ के ऊपर जंपिंग हो रही होती है। फिर आपने सॉलिडेटरी कंडक्शन के बारे में बताना है। एक नोड से दूसरे नोड पे जंप करते हैं और सॉलिडेटरी कंडक्शन की वजह से ही ये जो है ना, हमारे पास जो इम्पल्स की डायरेक्शन है ये यूनी डायरेक्शनल होता है। एक ही डायरेक्शन में इम्पल्स मूव करता है, वहां से वापस नहीं आ सकता।